प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस, एक नया कंपाउंड सेंटेंस और एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को सिंथेसिस कहते हैं। और आज इसी सिंथेसिस नामक चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या? जरा देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये वास्तव में कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कितने तरीके होते हैं। जी हाँ बच्चों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अभी तक केवल एक तरीका जानते होंगे। वो कौन सा? कि दो सिंपल सेंटेंसेस आपके सामने होंगे और बस वहां पर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाकर आप बड़ी आसानी के साथ एक कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हो। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के चार तरीके। जी हाँ, और इन सभी तरीकों को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, जितने भी डाउट्स होंगे कंपाउंड सेंटेंसेस को लेकर, आज के बाद नहीं रहेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। उसके लिए आपको एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी हुई है, बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा। मेरे द्वारा बताई जाने वाली बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं आपको कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा। अच्छा रहेगा कि आप उनको नोट कर लें। चलिए जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। पहली बात नोट करिए, क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जो बना होता है क्या, किससे मिलकर? दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर के बनता है। अब आपके लिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है नई बात हो, तो फिर ठहरिए थोड़ा सा, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, दूसरी खास बात क्या है? ज्वाइंट, यानी ये दो या दो से अधिक जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी वो जुड़ी होंगी साथ में, यानी टुगेदर का मतलब एक साथ जुड़ी होंगी। किससे? बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जी हाँ, आप लोग शायद जानते होंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। नहीं भी जानते हैं तो मैं सब कुछ आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए जरा क्या हुआ कि कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जो दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बनता है और वो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ी होती हैं किससे? किसी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। राइट? तो पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं जुड़ी है तो फिर एक सेमी कॉलन से जुड़ी होगी। ये दूसरी खास बात आ गई। अच्छा, सेमी कॉलन से जुड़ी होगी? सर ये तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं कभी। जी हाँ, आपने तो बहुत सारी बातें नहीं पढ़ी होंगी, मैं आपको बताऊंगा। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। और अ कंजंक्टिव एडवर्ब, अब इसको देख करके तो आप और भी परेशान हो जाएंगे। आपने शायद हो सकता है पहली बार नाम ही सुना हो। जी हाँ, तो ध्यान से सुनिए क्या कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या तो किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होंगी या फिर किसी सेमी कॉलन से जुड़ी होंगी या पृथक होंगी, आप ऐसा भी कह सकते हैं, अथवा किसी एक कंजंक्टिव एडवर्ब से जुड़ी होंगी। जी हाँ, इतनी तो खास बातें हो गई। अब और भी जरा देखिए, ईच इंडिपेंडेंट क्लॉज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस वाले पॉइंट पर तो टीचर्स लोग भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं भाई, कि क्या वास्तव में जो सेंटेंसेस जुड़े होंगे उन सेंटेंसेस में स्पष्ट रूप से दो सब्जेक्ट्स होंगे, यानी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, क्या दूसरे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से होगा? इस बात को भी मैं यहाँ पर सब कुछ क्लियर करके आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। एंड और एक खास बात, कैन स्टैंड एलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। और ध्यान से सुने, वो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी वो एक ऐसी क्लॉज होगी जो अपने बलबूते पर अपना संपूर्ण अर्थ प्रकट कर सकती हो। बहुत सारी बातें हैं इस पूरी डेफिनेशन में। अब मैं आपको एक एक पॉइंट अगली स्लाइड्स में एक एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना भाई। अगर आपने एक बार सुन लिया तो फिर आगे चलकर जीवन में कभी भी कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। मैं सब कुछ बतलाऊंगा। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं और सबसे पहला पॉइंट यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई कि कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें
दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। तो अब सबसे पहले जानने की जरूरत यह है कि आखिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो जरा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। देखिए, एक, दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, क्या होगा भाई, एक कर्ता होगा, सिंपल से शब्दों में समझो, और एक टेंस बताने वाली क्रिया होगी। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए कि अगर ये दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट है और कम से कम एक टेंस बताने वाली फाइनाइट वर्ब है, और ये सब्जेक्ट वर्ब अपने बलबूते पर अपना संपूर्ण अर्थ प्रकट कर लेता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो तथा वो अपना एक कंप्लीट भाव प्रकट कर सके, बस इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसी को आप कह सकते हो सिंपल सेंटेंस। राइट। अच्छा, देखो ऊपर आपके लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। देखिए जरा यहाँ पर, सी वांटेड टू गो टू द पार्टी, वह पार्टी जाना चाहती थी, यानी पार्टी अटेंड करने जाना चाहती थी। एक कंप्लीट आइडिया है उस सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट है, एक टेंस बताने वाली क्रिया है, और ये सब कुछ मिल करके वास्तव में एक कंप्लीट थॉट बता रहा है ना। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा भाई, कंपाउंड सेंटेंस में होगा कि कम से कम इसी प्रकार की दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो जिसमें अपना एक सब्जेक्ट हो, दोनों में एक एक सब्जेक्ट हो, और एक एक टेंस बताने वाली क्रिया हो। ठीक है ना, ये एक टेंस बताने वाली क्रिया। तो ऐसे अगर यहां पर दो सेंटेंसेस रखे हुए हैं, अच्छे से सुनिए, दो सेंटेंसेस रखे हुए हैं और वो दोनों ही सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, यानी दो सब्जेक्ट्स हैं, यानी पहले सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक टेंस बताने वाली क्रिया, और दूसरे सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट और एक टेंस बताने वाली क्रिया, ये हो गई, और ये दोनों ही अपना संपूर्ण भाव प्रकट कर पाने में खुद सक्षम हो। ठीक है ना। अच्छा, अब इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के चार तरीके ध्यान से सुनिए। पहला तरीका है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करके हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है सेमी कॉलन का प्रयोग करके हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। तीसरा तरीका है कंजंक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को जोड़ सकते हैं। और चौथा तरीका भी है कोरिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके भी हम इन दोनों वाक्यों को, या दो से अधिक सेंटेंसेस भी हों, उनको जोड़ देंगे। बस अगर ऐसा कर देंगे तो ये बन जाता है एक कंपाउंड सेंटेंस। ये तो हुआ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। लेकिन जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो बात है, जहां पर बच्चे लोग और टीचर्स सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एक कंपाउंड सेंटेंस में ये जरूरी है कि एक सब्जेक्ट अगर वही रिपीट कर रहा है दूसरे सेंटेंस में, तो क्या इस सब्जेक्ट को लिखना जरूरी है। तो भाई मैं आपको बतलाता हूं, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में अगर ये सब्जेक्ट क्या होता है, रिपीट होता है, तो वहां पर इस सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है। अच्छा, दूसरा, यहां पर जो एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाते हैं उसके पहले ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में कॉमा भी लगाना जरूरी नहीं समझा जाता। अगर ये कॉमा नहीं भी लगा है और कंजंक्शन के लिए लगा हुआ है और यहाँ सब्जेक्ट नहीं भी दिया हुआ है, तो भी ये कंपाउंड सेंटेंस माना जाता है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है ना। बट मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ये गलत होता है। जी हाँ, यहाँ पर वो कॉमा होना चाहिए, सभी जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उनके पहले एक कॉमा होना चाहिए, और फिर दोनों ही सेंटेंसेस में स्पष्ट रूप से दो सब्जेक्ट्स होने चाहिए और दो वर्ब्स होनी चाहिए। चलिए, इन्हीं बातों को आगे सब कुछ हमें डिस्कस करना है। तो पहली बात तो हो गई भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है भाई कि ये जो दोनों ही क्लॉजेज हैं, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक दूसरी ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जुड़ी होंगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो आप तो जानते हो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गिनती में है 7। कितने? 7। और अगर एब्रिविएट करके लिख दोगे इन्हें तो ये बन जाता है फैन बॉयज। मेमोराइज करने के लिए
काफ़ी आसान होता है, आप भी मेमोराइज कर सकते हैं। फैन बॉयज़ को अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसा, एफ का मतलब हो जाता है फॉर, ए का मतलब हो जाता है एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट एंड एस का मतलब सो। ये कुल मिलाकर के 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आपके लिए सबसे सुरक्षित कंपाउंड सेंटेंस बनाने का तरीका, यानी इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी केवल इन 7 कंजंक्शन से ही आप सभी प्रकार के रिलेटेड सेंटेंसेस जोड़कर आप एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। आगे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर आप श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो आप अगले तरीकों को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो इन सेंटेंसेस को हम जोड़ सकते, इन कंजंक्शंस की मदद से इन वाक्यों को हम जोड़ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस ये लिखा है, सी वांटेड टू गो टू द पार्टी, वह पार्टी जाना चाहती थी, यानी पार्टी अटेंड करना चाहती थी। ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस है, सी हैड टू मच वर्क टू डू, उसके पास बहुत सारा काम करने को था, यानी काम बहुत ज्यादा था, हालांकि वो जाना चाहती थी। ऐसी अगर दो बातें रखी हैं तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को कुछ ऐसे जोड़ सकते हैं। कौन सा कंजंक्शन आएगा, उसके लिए लॉजिक क्या लगाएंगे, ये तो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, बट यहां पर आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे, जैसे ही ये पहला सेंटेंस समाप्त हो, यानी ये फुल स्टॉप पर आओ, तो फुल स्टॉप हटाओ और उसके बाद एक कॉमा लगाओ। ठीक है। और वहां पर एक अप्रोप्रिएट, यानी एक कोई प्रॉपर सही उपयुक्त कंजंक्शन लगा दो। बट यहां पर उपयुक्त है, मैंने लगा दिया, बट आप कैसे जानोगे कि ये उपयुक्त है, वो तो मैं सब कुछ अभी आपको आगे चलकर बताने वाला हूं ना। अभी आप और तो जान लीजिए, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करके आपने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, लो बन गया कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन अब जरा आगे देखो, आगे क्या है भैया, ये आपके लिए एक नई बात होगी, लेकिन अपने दिमाग में रख लो यार, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ में नहीं आता है ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठे हो तो क्या करो, करो ये कि भाई दो सेंटेंसेस ऐसे ही लिखे होंगे, वही सेम सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिए हैं, इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो आपको कंजंक्शन भी सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करो, यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप लगा है, इस फुल स्टॉप को हटाओ और यहाँ पर एक क्या करना है, सेमी कॉलन लगा देना है। सेमी कॉलन जानते हो क्या क्या होता है, जरा एक देखो पॉइंट, ये फुल स्टॉप जैसा, और उसके नीचे एक कॉमा, बस इस मार्क को कहते हैं सेमी कॉलन। ठीक है ना। तो दोनों सेंटेंसेस के बीच में से ये फुल स्टॉप यहाँ पर जो लगा है, इसको हटाओ और यहाँ पर क्या करना है, एक ये वाला पॉइंट रखना है, यानी फुल स्टॉप, और फिर इसके नीचे ठीक ये कॉमा लगा देना है, तो ये बन गया आपका सेमी कॉलन। इस सेमी कॉलन को रखने के बाद में दूसरे सेंटेंस का ये जो एस कैपिटल बना है, अगर ये प्रॉपर नाउन नहीं है तो फिर इस एस को यहाँ स्मॉल लेटर में बना दो और ये बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। ओके। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, सभी टीचर्स नहीं जानते हैं ये सेमी कॉलन लगा करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना, इसलिए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में जब आप बैठे हैं तो इस बात को भी दिमाग में रखें कि सभी टीचर्स भी नहीं जानते कि ये सेमी कॉलन लगा करके भी कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट की बुक्स में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है, कहीं बताया ही नहीं गया है। और बहुत सारे टीचर्स केवल इंटरमीडिएट की बुक्स ही पढ़ करके और वो बोर्ड एग्जाम में कॉपियां जांचने के लिए चले जाते हैं। तो आपको जब कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो तो वही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करिए और कॉमा लगाइए उसके पहले। अच्छा, दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका जरा देखिए क्या है। तीसरा तरीका है भैया कि वही दो प्रकार के जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रखी हैं उनको जोड़ने के लिए आपके पास एक और अस्त्र होता है, और वो होता है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। क्या होता है भैया, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। हो सकता है आपने नाम ही पहली बार सुना हो, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप पहली बार सुनेंगे, तो इन कंजंक्टिव एडवर्ब्स का प्रयोग भी हम कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। आपके सामने कुछ एक कंजंक्टिव एडवर्ब्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप कहेंगे सर ये तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में हमारी किताब में लिखे हुए हैं। जी हाँ लिखे हैं, तो मैं क्या करूँ, लिखे हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस नहीं है बल्कि ये क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं। ओके। और इनका प्रयोग करके भी, लेकिन इनका प्रयोग करने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। कैसे, पहले तो इनकी मीनिंग, क्लियर मीनिंग आनी चाहिए, और दूसरा पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जरा देखो, यहाँ पर दो सेंटेंसेस रखे हैं, ही इज वेरी टैलेंटेड, वह बड़ा ही टैलेंटेड है भाई।
एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, ही लैक्स डिसिप्लिन, उसके अंदर अनुशासन की कमी है। ये दोनों ही सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं। अब इनको कैसे जोड़ना है, किस कंजंक्टिव एडवर्ब का प्रयोग आप कर सकते हो, तो यहां पर भाई इन सब की मीनिंग आनी चाहिए। अभी मीनिंग तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अगर आप लोग ढेर सारे कमेंट्स करेंगे और मुझे कहेंगे कि सर आप कंजंक्टिव एडवर्ब्स का प्रयोग करके भी हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिखाइए, तो मैं पक्का सिखाऊंगा। बट उसके लिए जरूरी क्या है, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो भैया, बेल आइकन को दबा करके और ऑल सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख पाए। भाई लाइक शेयर तो बनता ही बनता है, भाई आपके लिए मेहनत करते हैं और इससे वीडियो की रीच भी मिलती है, तो फिर मन भी करता है भाई वीडियोस बनाओ। तो इतना काम आप करते चले जाओ तो मैं सब कुछ आपको बताता चला जाऊंगा। तो चलिए जरा मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक कंजंक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ही इज वेरी टैलेंटेड, ये दोनों ही क्या है, ये कंट्रास्ट को शो कर रहे हैं। कंट्रास्ट का मतलब क्या हुआ, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। देखो विरोधाभासी बातें हैं, बड़ा यार टैलेंटेड है, होशियार है, बुद्धिमान है, टैलेंट उसके अंदर, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, फिर भी क्या है भैया, वो डिसिप्लिन का भाव है उसमें। तो ये दोनों ही चीजें कंट्रास्टिंग है, दोनों ही बातें कंट्रास्टिंग है। और कंट्रास्ट को शो करने के लिए कंजंक्टिव एडवर्ब होता है आपके पास हाउएवर। हालांकि इसका प्रयोग कई तरीके से किया जाता है, लेकिन यहां पर मैं आपको केवल और केवल कंजंक्टिव एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग करके आपको बताने वाला हूं। कई तरीकों से इसका प्रयोग किया जाता है, इस पर ही केवल एक, इसी हाउएवर पर ही एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगा भाई। अरे भाई आप लोग कमेंट करो तो मैं सब कुछ तो आपको पढ़ाने के लिए राजी हूं। चलिए यहां पर कंट्रास्ट शो करने के लिए हम यहां पर कैसे इसका प्रयोग करेंगे, जब इसे हम कंजंक्टिव एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे। तो भैया पहला सेंटेंस जो हो उसके तुरंत बाद आपको एक सेमी कॉलन लगाना होगा, फिर इसके बाद आपको हाउएवर लिखना होगा। यानी ये क्या होता है, ये वास्तव में कंट्रास्ट को शो करने वाला, आप इसका मतलब लेकिन, फिर भी, जबकि ऐसा कोई मीनिंग हिंदी में निकाल सकते हो। बहरहाल इंग्लिश में तो मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पर जब इसे कंजंक्टिव एडवर्ब के रूप में यूज करोगे तो ये विरोधाभास बतलाता है, यानी कंट्रास्ट को शो करता है। अब एक चीज और, इसके पहले सेमी कॉलन और इसके बाद कॉमा, ये पक्का पक्का होना चाहिए, अन्यथा फिर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखो। इस तरीके से जोड़ करके भी आप एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। अच्छा, एक और चीज है, चलो वो भी बता देता हूं आपको। आप कहोगे सर जी ये वाले जो कंजंक्शंस हैं ये तो हमारी बुक में लिखे हुए हैं और ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, आप ऐसा कुछ कहोगे ना भैया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं है। फिर क्या है, देखो कोरिलेटिव कंजंक्शन। जी हाँ, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। जितने भी कंजंक्शंस पेयर में होते हैं वो सारे के सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। अब ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी बहुत सारे हैं, इनके लिए भी हमको एक बड़ा सा वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक एक करके सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपको पढ़ाऊंगा तो मालूम है 2 वीडियोस बनाने पड़ जाएंगे मुझको 40-40 मिनट के, तब जाकर के कहीं इनका संपूर्ण नॉलेज आपको मैं दे पाऊंगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि भाई कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए अभी इंटरमीडिएट लेवल पर तो इनका प्रयोग आप ना करना, प्लीज ना करना। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको पता नहीं कि इनमें से बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, ये इनमें से कुछ कंजंक्शंस ऐसे हैं जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं, और कुछ जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, यानी वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं। तो आपको फिर पक्का मालूम होना चाहिए कि इनका जब हम प्रयोग करें तो कौन से कंजंक्शंस हम यूज करें ताकि वो कंपाउंड सेंटेंस बने, और कौन से ऐसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज करें जिनसे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने, है ना। अच्छा, दूसरी एक खास बात और भी है कि आइदर और, नाइदर, नॉर, इनका सही प्रयोग आपको आना चाहिए। अब अगर सही प्रयोग नहीं आता है तो हो सकता है कि आप बना रहे हो कंपाउंड सेंटेंस और बन जाए सिंपल सेंटेंस। जी हाँ, यही खास बात है। अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आप सेंटेंस बनाओगे क्या, अपनी समझ में तो आपने बना दिया कि वो
कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन भाई मेरे बन गया वो सिंपल सेंटेंस। हो सकता है आप ना पहचानते हो कि वो कोई क्या है, कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, और आपने उसको भाई कोरिलेटिव कंजंक्शन है, आपने समझ लिया कि ये तो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा और आपने उसको यूज कर दिया, गलत हो गया। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले इसकी सारी जानकारी लो, कंप्लीट नॉलेज पहले अपने अंदर भरो, फिर खूब मजे से इनका प्रयोग भी करो। ओके, अच्छा, तो ये 4 तरीके होते हैं किसी किन्हीं 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाने के। आज इस वीडियो में अब मैं आपको बतलाने वाला हूं पहला तरीका। पहला तरीका कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग। सातों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उनका प्रयोग अलग अलग हम कहां पर करते हैं, कब करते हैं, कौन सी कंडीशंस होंगी, ये सब जानने के लिए एंड तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए आ गए ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब देखो भैया, आपके सामने 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, या उन्हीं को आप कह लें कि सिंपल सेंटेंसेस होंगे। अपना भाव पूरी तरह से पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले सेंटेंसेस होंगे आपके सामने, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे। फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप होगा। इन सभी सेंटेंसेस में अपना एक सब्जेक्ट होगा और अपना एक टेंस बताने वाली क्रिया होगी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी भैया, ठीक है ना, तीनों ही सेंटेंसेस में। अब आपको सिर्फ जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करना है। बस इनकी आपको मीनिंग पता होना चाहिए सबका, और मुझे लगता है आप सबको मालूम भी होगी। नहीं भी मालूम होगी तो चिंता क्यों, मैं हूं ना, मैं सबकी मीनिंग भी आपको बतलाऊंगा। इनका प्रयोग हम किन कंडीशंस में करते हैं, कौन से रिलेशंस होंगे इन सेंटेंसेस के बीच में, ये सब कुछ मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं एक एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, आ गया पहला कंजंक्शन, और पहला कंजंक्शन है फॉर। अरे, आप लोग तो कहेंगे कि फॉर तो प्रेपोजिशन होता है। जी हाँ, प्रेपोजिशन भी होता है, लेकिन जब वो 2 क्लॉजेस जोड़ता है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब जोड़ता है, तो वो कंजंक्शन का भी काम करता है। जी हाँ, तो जब ये कंजंक्शन का काम करेगा तो भैया कंजंक्शन कहलाएगा, और जब ये प्रेपोजिशन का काम करेगा तो प्रेपोजिशन कहलाएगा, है ना। तो चलिए, अब जब ये कंजंक्शन का काम करेगा तो इसका हिंदी मीनिंग हम क्या निकालते हैं? कभी कभी इसका हिंदी मीनिंग हम बोल देते हैं चूंकि, ओके, और कभी कभी हम क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग कुछ ऐसे हम निकाल लेते हैं। तो चूंकि, क्योंकि, ये हिंदी मीनिंग निकलेगा। और इसका मीनिंग मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके सामने 2 ऐसे सेंटेंसेस रखे हों, कैसे सेंटेंसेस हों, जरा अच्छे से देखिए। यहां पर ये 2 सेंटेंसेस रखे हुए हैं, यहां पर ये 2 सेंटेंसेस रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब इन सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इन दोनों ही सेंटेंसेस के बीच के रिलेशन को, आखिर ये किस प्रकार के रिलेशंस या किस तरीके की बात बता रहे हैं, उस बात को समझो। अब अगर वो बात आपको समझ में आ जाएगी तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि इनमें से हम किस कंजंक्शन का प्रयोग करें। ओके, तो देखो जरा, फॉर का प्रयोग करते हैं भाई रीजन बताने के लिए या फिर एक्सप्लेनेशन देने के लिए। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। हमें कुछ काम करना था, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए, तो हम अपना एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, भैया यार ऐसा हो गया था इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। हालांकि वो भी एक रीजन ही होता है, तो आप चाहे उसे एक्सप्लेनेशन मानो और या फिर कोई रीजन मानो, ठीक। तो अब आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें आप पढ़ेंगे तो पाएंगे क्या कि उनमें से कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का रीजन होगा। जरा पहले इस सेंटेंस को पढ़ो। देखो यहां पर लिखा है, सी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। उसने मीटिंग अटेंड नहीं की। क्यों नहीं की? ये कारण है, सी हैड एन अर्जेंट अपॉइंटमेंट। उसने मीटिंग इसलिए अटेंड नहीं करी क्योंकि एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट था, ठीक है ना। तो अर्जेंट अपॉइंटमेंट के कारण वो ये वाला काम नहीं कर सकती। बस ये जो रीजन बताए या जो एक्सप्लेनेशन सुझाए, बस उसी क्लॉज के पहले आपको फॉर लगाना होता है। ध्यान से सुनिए, फॉर लगाना होता है, उससे पहले कॉमा लगाना होता है, यानी ये फुल स्टॉप हटाना, इसके पहले कॉमा लगाना और इसके बाद वो वाली क्लॉज रख देना। अब इससे शुरू होने वाली क्लॉज ये कहलाती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छे से आप समझिए, इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, एक बात और, ये वाली क्लॉज
पहले भी हो सकती है। ध्यान से सुने, ये वाला सेंटेंस पहले भी हो सकता है और ये वाला सेंटेंस बाद में हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया नहीं ये बीच में ही आएगा। चलो मैं अब जरा आपको पहला वाला सेंटेंस जोड़ करके बतलाता हूँ कैसे बनेगा। देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा है, आई स्टेड होम, मैं घर पर ही रुका रहा भाई, ठीक है ना। आई वॉज फीलिंग अनवेल, क्यों क्यों भाई मैं घर पर क्यों रुका रहा, क्योंकि मैं थोड़ा अनवेल यानी ठीक महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए घर पर ही रुका रहा मैं। तो देखिए घर पर रुकने का ये रीजन है या एक्सप्लेनेशन आप मान लीजिए, है ना। तो बस आपको क्या करना है, इस वाले फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज कर देना है, इसके बाद आपको फॉर लगा देना है, और बस अगर यहाँ कोई प्रॉपर नाउन है या फिर आई है तो ये कैपिटल ही बनी रहेगी, लेकिन अगर कोई दूसरा शब्द है तो उसका पहला लेटर आपको स्मॉल कर देना है। बाद में फुल स्टॉप ये लगा ही लगा है, और ये देखो कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आप इसे कर सकते हो। इस वाले सेंटेंस को जरा मैंने तो बताया, लेकिन आप लोग करके नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। भाई यार कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, प्लीज़ इनको ड्रॉप करते रहा करो। जैसे मैं कहूँ फटाफट लिखो और करके डाल दो ना, आपका प्रैक्टिस भी होगा और इन वीडियोस की रीच भी बढ़ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए अब आ गए हम एंड। भैया इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, यानी ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो जोड़ बताने का काम करता है। भैया ये यार जोड़ बताना नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर समझो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। जब आपके सामने दो ऐसे सेंटेंसेस हों जहां पर दोनों वाक्यों की जो वर्ब्स हैं, ध्यान से सुनिए, दोनों वाक्यों की क्रियाएं एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में हो रही हो। पहली बात तो ये, जैसे वह आया, आने के बाद उसने मेरे पैर छुए, फिर इसके बाद मेरे से कुछ बातें करी और वापस चला गया। तो ये तीन चार बातें हुई एक साथ, एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में तीन चार काम हुए, सबको एंड एंड लगाते हुए जोड़ते हुए चले जाइए। अच्छा एक दूसरी और भी बात हो सकती है, दो समान रूप से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स अगर आपके सामने रखे हों, यानी एक स्टेटमेंट है जो इंपॉर्टेंट है और उसी के बाद दूसरा स्टेटमेंट भी रखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों समान रूप से इंपॉर्टेंट एक के बाद एक बोले गए स्टेटमेंट से उनको भी आप एंड से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा कई बार ऐसी बातें होती हैं कि मैंने एक काम किया, एक चीज मैंने पढ़ी और दूसरी चीज भी मैंने पढ़ी, अगर ऐसा है तो फिर आप एंड का प्रयोग कर सकते हो। तो एंड का प्रयोग आप कई स्थानों पर कर सकते हो, जोड़ बताने वाले ये कंजंक्शंस होते हैं, राइट। अच्छा देखो जरा यहाँ पर क्या है, एडिशन बताता है, एडिशन का मतलब वही जोड़ बताता है भाई। और जोड़ वास्तव में ये निगेटिव भी बता सकता है, बट अक्सर होता क्या है कि ये पॉजिटिव जो जोड़ है वो बतलाता है। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक बातें होती हैं उनको जोड़ते हुए चला जाता है। चलो देखते हैं जरा, वी वेंट टू द पार्क, हम पार्क में गए। अच्छा वी हैड पिकनिक, और फिर हम लोगों ने पिकनिक मनाई। देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पहले हम पार्क में गए और फिर कंटिन्यूएशन में ये वाला काम हुआ। बहुत ही सिंपल है, बस यही तो आपको देखना है। अगर दो काम, तीन काम, चार काम कंटिन्यूएशन में होते चले जाते हैं तो बस एंड एंड लगाते चले जाओ। क्या करना है, कॉमा लगाओ, एंड लगाओ, ठीक। अगर तीन वाक्यों को जोड़ना है तो पहले दो वाक्यों को केवल कॉमा से जोड़ दो और आगे जो तीसरा सेंटेंस है उसके बीच में एंड रख दो, बस खत्म कहानी। इतने से तो काम करना है, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अच्छा ये वाला, आई लव टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। माई ब्रदर इंजॉयज प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब देखो जरा, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, एक स्टेटमेंट ये हुआ, इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है, तो जब एक और दो दो इंपॉर्टेंट बातें हो तो उनको भी आप एंड से जोड़ सकते हो, बट कॉमा लगा दीजिए, एंड लगाइए इस माई का एम स्मॉल लेटर में करके, और माई ब्रदर इंजॉयज प्लेइंग वीडियो गेम्स। वेरी सिंपल, बड़ी आसानी के साथ आप इसका प्रयोग करके जोड़ सकते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ लोग इसको विरोधाभासी भी मान लेंगे, भाई मुझे किताबें पढ़ना पसंद है और मेरा भाई क्या करता है, वीडियो गेम्स खेलता है, तो ये दोनों विरोधाभासी बातें, तो आप बट का प्रयोग भी कर सकते हो, बट ये ज्यादा प्रॉपर है, यानी एंड का आप प्रयोग कर सकते हो। क्लियर। अच्छा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नॉर। नॉर बिल्कुल एंड की ही तरह है भाई, एडिशन ये भी बतलाता है बट निगेटिव होते हैं, निगेटिव एडिशंस होते हैं, यानी दोनों ही सेंटेंसेस निगेटिव होते हैं। ना ना तो वैसा और ना तो वैसा, ऐसा कुछ अगर आपको जोड़ना हो तो
तो आप नॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिए जरा यहाँ पर क्या है, नॉर का प्रयोग आप करेंगे निगेटिव एडिशन बताने के लिए, ठीक है ना। जैसे ही डज नॉट लाइक टी, उसे टी पसंद नहीं है। साथ ही एक और चीज भी पसंद नहीं है, देखो ही डज नॉट एंजॉय कॉफी, उसे कॉफी में भी मजा नहीं आता है, ठीक। यानी चाय में भी मजा नहीं आता, कॉफी में भी मजा नहीं आता, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, निगेटिव हैं, तो आप नॉर का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे कर सकते हो, बाद वाले सेंटेंस में आप नॉर का प्रयोग करेंगे, पहला सेंटेंस तो ज्यों का त्यों रख देंगे, ही डज नॉट लाइक टी, और बस इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको कॉमा लगाना है, ठीक, कॉमा आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप नॉर रखेंगे, और जब नॉर रखेंगे तो फिर इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। अब ये इन्वर्जन क्या है, कुछ नहीं भैया, नॉर के बाद जितने भी ये नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं उनको क्या करना होता है, डज यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आप ले आते हैं, नॉर डज हेल्पिंग वर्ब पहले ले आइए, फिर सब्जेक्ट ले आइए, नॉर डज ही, और फिर नॉट हटा देते हैं, भाई नॉर आ गया, अब ये नॉट ये वाला हट जाएगा, नॉर डज ही इंजॉय कॉफी, बस इतना सा आपको करना है। देखिए कितना सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझते चलो तो बहुत आसान है। अच्छा, इन दोनों सेंटेंसेस को जरा आप पढ़ो ठीक से, पढ़ करके और इनको जोड़ करके नीचे कमेंट बॉक्स में डालो भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लो अगला है, अगला क्या है, बट। देखो भाई, बट क्या होता है और इसका प्रयोग कब करते हैं, तो बट है कंट्रास्ट को शो करने वाला, बट और येट ये दोनों ही क्या है, ये कंट्रास्ट को शो करते हैं, यानी विरोधाभास। तो आपके सामने अगर दो ऐसे सेंटेंसेस हैं या तीन जितने भी सेंटेंसेस हों, अगर वो दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हों तो उन दोनों को आप बट से या यट से जोड़ सकते हो। भैया ये विरोधाभास क्या होता है, भाई विरोधाभास ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया, तो कठिन परिश्रम करने का परिणाम क्या होना चाहिए, आपको सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए, है ना। मेरे कठिन परिश्रम का पॉजिटिव परिणाम क्या हुआ कि आपको मेरी बातें समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन हुआ क्या, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, उल्टा हो गया। यानी अगर किसी काम को किया जाए और उसका पॉजिटिव परिणाम ना हो बल्कि उसका उल्टा परिणाम हो जाए, यही तो विरोधाभास होता है। अब अगर ऐसा कोई विरोधाभास है तो उनको जोड़ने के लिए आपको बट या यट का प्रयोग कर देना है। चलिए जरा देखो, आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए रन, मैं दौड़ने जाना चाहता था, दौड़ के लिए मैं जाना चाहता था, ठीक है, जाना चाहता था भैया तो चले जाते, लेकिन एक कुछ ऐसा हो गया कि यार ये नहीं हो पाया, जाना तो चाहता था लेकिन नहीं जा पाया, क्यों, क्योंकि ये हो गया भाई, इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक। मैं ऐसा करना चाहता था लेकिन विरोधाभास ये बता रहा है, यानी ये वाला काम हो गया, नहीं तो ऐसा फिर हो जाता, तो इसको भी हम विरोधाभास ही मानते हैं। और नेचुरली अगर हिंदी में जोड़े तो ऐसा ही आएगा कि मैं यार दौड़ने तो जाना चाहता था लेकिन पानी बरसने लग गया, है ना, बस इतनी सी बात, तो यहाँ पर नेचुरल वे पे बट आ जाता है, क्लियर। तो इस तरीके के अगर कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हो, यहाँ पर आपको कंट्रास्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जरा, ही इज टैलेंटेड, टैलेंटेड है वो और सब कुछ कर सकता है, लेकिन भैया ही डज नॉट वर्क हार्ड, लेकिन वो कठिन परिश्रम करता नहीं है। तो टैलेंटेड होने का जो पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए वो क्या, टैलेंटेड है और अच्छा काम करता है, तो वो एडिशन हो जाता है, लेकिन उल्टा है भैया, वो कठिन परिश्रम नहीं करता है। बट का प्रयोग करिए जरा, करके नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, एक एक सेंटेंस आप सबको नीचे करके डालना है। अच्छा, अब आ जाते हैं और देखिए जरा ये क्या शो करता है, ये चॉइस, यानी दो चीजें होंगी और उन दो चीजों के बीच में आपको चुनाव करना है कि आप ये करोगे या वो करोगे, यानी आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये चॉइस बताएगा और ये या तो फिर अल्टरनेटिव यानी विकल्प, उन दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना है, बस। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जैसे यू कैन टेक द बस, आप बस से जा सकते हो, यू कैन वॉक टू स्कूल, या फिर आप स्कूल पैदल भी जा सकते हो, दो अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। अब आप जो चाहो वो कर लो, या तो पैदल पैदल स्कूल चले जाओ, और अगर पैदल जाने में दिक्कत होती है भैया, पैर दर्द करते हैं, तो फिर क्या करो, बस ले लो। तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते कि आप बस से भी चले जाओ पैदल भी चले जाओ, नहीं, इन दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना है। तो अब इस तरीके के अगर कोई अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स रखे हो तो उनको जोड़ने के लिए बहुत ही सिंपल है,
कुछ नहीं भैया, यहाँ पर आप कॉमा लगाओ और लगाओ, और कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता। बस ये जो यू है, इसका ये जो वाई है, इसको स्मॉल लेटर कर दो, बस सेंटेंस एक बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। देखो दो आपके पास यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और उन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपने एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ दिया। है ना आसान? बिल्कुल। अब इस सेंटेंस को जरा आप पढ़ो, पढ़ करके और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। अब आते हैं येट। भाई ये जो येट है ना, ये भी कंट्रास्ट को शो करता है, लेकिन एक कंट्रास्ट थोड़ा सा अगर सोचोगे तो ये अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट इसको बोलते हैं, अनपेक्षित विरोधाभास। जब दो विरोधाभासी बातें सामने रखी हो तो जैसे बट का प्रयोग किया था आपने, वैसे उसी जगह पर आप येट का प्रयोग भी कर सकते हो। जैसे द टीम वॉज लूजिंग, टीम जो है लूज कर रही थी यानी हार रही थी, और हार रही थी फिर भी क्या हुआ, दे रिफ्यूज टू गिव अप, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया, यानी हार नहीं मानी। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, देखो जरा मैं बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूं। अगर मैं दो सेंटेंस बोलता हूं, वह अमीर है और वह बेईमान है, तो अमीरों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? भाई अगर जो भूखा है वो तो रोटी चुरा कर खा ले, लेकिन जो यहाँ गले तक पूरी तरीके से छका हुआ है, उससे क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो जबरदस्ती रोटी तो थोड़ी ना चुराए। अब हम मुकेश अंबानी से अगर एक्सपेक्ट ये करेंगे, क्या करेंगे कि क्या वो किसी की चोरी करे, जेब काटे? नहीं, हम ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन उससे नहीं रखेंगे। और फिर भी अगर मुकेश अंबानी क्या करें, किसी की जेब काट लें, पर्स चुरा लें, तो ये अनएक्सपेक्टेड और कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। इसी तरीके के अनएक्सपेक्टेड जो कंट्रास्ट हैं, उनको जोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, येट का प्रयोग करना चाहिए, है ना। अन्यथा फिर बट का प्रयोग कर लो। ये देखो अनएक्सपेक्टेड है, यहां पर आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है, येट लगाना है, ये लीजिए। और दोनों, और ये जो टी है ना, इस टी को भी स्मॉल कर देना है। ये गलती मत करना, क्योंकि ये सेंटेंस अब यहाँ से शुरू हो रहा है और बीच में केवल जो प्रॉपर नाउंस होंगे वही अकेले कैपिटल में रहेंगे और बाकी यहाँ पर आकर फुल स्टॉप लगता है। ऐसा ही जरा यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए जरा इस सेंटेंस को पढ़िए और फिर जरा अपने मन से सोचिए कि यार यहाँ पर कैसा अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट है। आपको अगर लगे तो फिर येट लगा दो, ना लगे तो बट लगा दो, हालांकि चाहे जो लगा दो, दोनों ही सही हैं। जी हाँ, चलो अब आते हैं लास्ट में सो। सो मीन्स होता है इसलिए। इसका क्या मतलब होता है, इसलिए। इन सब की मीनिंग तो मैंने बतला दी है ना। अरे भाई फॉर माने क्योंकि बताया, एंड माने और होता है, नॉर माने ना तो होता है, बट माने लेकिन होता है, और माने अथवा या अन्यथा ऐसा कुछ, और येट मीन्स होता है फिर भी। क्या फिर भी, हिंदी मीनिंग्स हैं बट कॉन्सेप्ट उनके ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो मीन्स इसलिए परिणाम बतलाता है। इसे इलेटिव यानी सो और फॉर को इलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। देखिए जहां पर परिणाम होगा तो उसके पीछे कोई कारण होगा, तो कारण के लिए आप फॉर लगा दीजिए, और अगर कारण बताने वाली क्लॉज के पहले आप कंजंक्शन नहीं लगाना चाहते हो तो परिणाम बताने वाली ये कंजंक्शन लगा दो, सो लगा दो। देखो यहाँ पर क्या है सेंटेंसेस, देखो सो क्या करता है, ये कॉज एंड इफेक्ट को शो करता है। कॉज के लिए आप क्या करोगे, फॉर लगाओगे, और इफेक्ट जो परिणाम है, प्रभाव है, उसके लिए आप क्या करोगे, सो का प्रयोग कर दोगे। जैसे इट स्टार्टेड टू रेन, पानी बरसने लगा। ही कैंसल्ड द आउटडोर इवेंट, यानी उसने ये आउटडोर इवेंट को कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया भैया, इसलिए कर दिया। तो ये कारण है। अगर आप चाहो तो इस कारण से पहले फॉर लगा दो, फॉर, और इट को स्मॉल लेटर करके इट, और बस यहाँ पर आप कॉमा लगा दो। ठीक, फॉर इट स्टार्टेड टू रेन, और फिर ये ही जो है इसको स्मॉल लेटर में कर दो, ही। तो ये तो बन गई क्या भाई, ये बन गई आपकी कारण बताने वाली, यानी फॉर से जुड़ जाएगी। लेकिन अगर आप इसे फॉर से नहीं जोड़ना चाहते, परिणाम बताना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे इट स्टार्टेड रेन, इट स्टार्टेड टू रेन, यहाँ पर टू रेन लिखा है, स्टार्टेड टू रेन, पानी बरसने लगा। सो कॉमा लगाओ, यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप कॉमा लगाओ, रेन करने के बाद कॉमा, और सो लगाइए। सो के बाद में ही कैंसल्ड, इसलिए उसने कैंसिल कर दिया, क्या, वो आउटडोर इवेंट को कैंसिल कर दिया। बहुत ही सिंपल है, आपको केवल ये 7 कंजंक्शन अच्छे से याद करने हैं, और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया इनको अपने दिमाग में रखना है। बस फिर तो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हो। अब अगर और नॉलेज चाहिए, वो कंजंक्टिव एडवर्ब्स अगर आप जानना चाहते हैं, बहुत मज़ेदार है। अंग्रेजी अगर सीख रहे हैं तो फिर हर इंग्लिश लर्नर को क्या चाहिए कि हर चीज़ जाने,
कंजंक्टिव एडवर्ब्स का प्रयोग, उनकी मीनिंग्स, ओवरऑल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश दोनों ही आपकी निश्चित रूप से इम्प्रूव होगी। अगर आप जानना चाहते हैं उन कोरिलेटिव कंजंक्शंस का यूज कैसे किया जाता है तो भी मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। ऑलराइट, चलो अगली वाली स्लाइड में मेरा एक खास मैसेज है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूला करो यार, ठीक है ना? और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में इनको शेयर भी करो। चलिए अब आज यहाँ पर फिनिश करते हैं। बहुत जल्द आपके लिए मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेकर के आने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय।